ओके, सो तब तक हम ब्रीफली ब्रीफली से बस देख लेते हैं, ठीक है ना। सो यू सी व्हाट हैपेंड इज कि presently we are looking at a situation where USA is in direct competition with China, and the China and with USA the competition is in, कैसे चलता है, चलो इसी पर मैं लिख लूंगा। क्या बवाल है। हाँ, you see the point is that USA is in direct competition with China, and previously the point is that China was termed as USA's world's factory, because the value addition that is पोर्टल पर अपलोडेड, स्टूडेंट बता रहा है कि नहीं है, प्लीज प्लीज कर दीजिए। हाँ, प्रिंट भी 4-5 कॉपी उसका प्रिंट दे दीजिए। अच्छा खैर, मैंने वैसे लिखा था, आप व्हाट्सएप पे देख लेना। फिर अभी कर दीजिए साहित्य, अभी जस्ट इट विल बी अपलोडेड विद इन 2 मिनट्स, ठीक है ना। सो द पॉइंट इज दैट कि प्रीवियसली चाइना वाज बीइंग टर्म्ड एज वर्ल्ड्स फैक्ट्री, तो वहां जो वैल्यू एडिशन था वो बहुत ही मिनिमल था। बट सिंस 2010, पर्टिकुलरली सिंस 2013 and coming of Xi Jinping, वैसे इसके बारे में when we will discuss US China relations उस समय हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे, अभी जस्ट आई एम गिविंग अ ब्रीफ बैकग्राउंड। सो पॉइंट इज दैट now China is in open competition with USA, and China has clearly said in its documents that by 2049 it has to be that preeminent power, that global power. And we know that for becoming a global power you need to have capacity and willingness, that is one thing, but the point is you need to have industrial capacity that China already has. Next comes technological, and naturally both of them are connected. And third becomes military, and again technological and military, they are also connected. So if China succeeds in bridging this gap, then naturally China can claim that leadership. This is one aspect of it, the open competition for global dominance. Next comes, यार इसे स्लाइड कैसे करते हैं, खैर, नेक्स्ट कम्स सप्लाई चेन एंड कोविड क्राइसिस. What happened during this time was that since most of these supply chains they are China based, we saw during COVID it hit the global economy very severely when China was under lockdown. That is one dimension. Second dimension is the weaponization. So even USA knows that if I am dependent on China and tomorrow China goes for blocking the export of its raw materials, naturally USA's economic productivity, naturally it will collapse. So ultimately someone who is a rival, you are increasing your dependence on that particular nation. Even if you look at Taiwan, look at Japan, what has Japan done? Japan ने जो इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर सर्च किया है, दैट इज अ कॉन्शियस डिसीजन, क्योंकि वो सेंकाकू आइलैंड का जो डिस्प्यूट है बिटवीन चाइना एंड जापान, तो उसका डिस्प्यूट जब भी बढ़ता था ना इन द पास्ट, इट हैज बीन सीन रफली अराउंड 2014-2015 कि व्हाट एवर द जापानीज कंपनीज वर इन चाइना, दे वर कंटिन्यूअसली बीइंग टारगेटेड. सो नेचुरली उनका जापान के पास देखो यार, ना उतना मैन पावर है ना उसका मार्केट उतना बड़ा है,
उसे कॉन्शियसली एक ऐसा मार्केट चाहिए था जहां पे मैन पावर भी हो, जहां उसके प्रोडक्ट का डिमांड भी हो, साथ ही साथ जहां पे सिक्योरिटी भी हो इन्वेस्टमेंट की। एंड दैट नेशन बिकेम इंडिया। सो यूएसए की नींद तो खुली लेकिन थोड़ी लेट खुली। तो अब यूएसए इज सर्चिंग फॉर सच पार्टनर्स एंड नेचुरली यूएसए हैज गॉट अदर पार्टनर्स। आप देखोगे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इवन वेस्ट एशिया में यूएसए हैज गॉट पार्टनर्स, लेकिन उन सारे पार्टनर्स के पास मार्केट नहीं है। दे आर नॉट सच अ बिग मार्केट लाइक इंडिया। तो इसके कारण अभी जो हम कहते हैं ना कि इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन यूएसए, बट द फैक्ट इज यूएसए इज इवन मोर डिपेंडेंट ऑन इंडिया। ये हो गया दूसरा एस्पेक्ट। नाउ कम्स द थर्ड एस्पेक्ट, दैट इज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। यू सी, जब वॉशिंगटन कंसेंसस के बाद क्या हुआ, एड ट्रेड नॉट एड, मतलब कि मेनली हमें ट्रेड के थ्रू डेवलपमेंट होगा, एड के थ्रू नहीं। और यूएसए में क्या हुआ कि यहां की कंपनीज को चाहिए था कि वी हैव टू सेल आवर प्रोडक्ट्स, एंड फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स टू द ग्लोब एंड इंक्रीजिंग द प्रॉफिट मार्जिन, आपको क्या चाहिए कि माई प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड चीपली, इट शुड बी कॉम्पिटिटिव। नेचुरली जो यूएस का मार्केट है, यूएस का मार्केट तो कभी भी चीप हो नहीं सकता, यूरोप का मार्केट चीप हो नहीं सकता। उस समय के लिए चीप मार्केट क्या था, चाइना। तो इन्होंने अपने सारे के सारे बेसेस शिफ्ट कर दिए चाइना में। चाइना के स्वेट शॉप्स, वहां पे चीजें सस्ती प्रोड्यूस होंगी और दे विल बी सोल्ड अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ कि देयर वॉज जॉब लॉस इन द यूएसए, क्योंकि जब आपकी सारी फैक्ट्री ही शिफ्ट हो गई चाइना में तो जॉब कहां से क्रिएट होगा। सो दिस बिकेम अनदर फैक्टर, और व्हाट वी आर सीइंग नाउ अक्रॉस द ग्लोब, दैट देयर इज राइज ऑफ राइट। राइज ऑफ राइट का मतलब प्रोटेक्शनिज्म, कंजर्वेटिज्म, अमेरिका फर्स्ट। तो अमेरिका फर्स्ट आप जो देख रहे हो ना, वो यही है जो डोनाल्ड ट्रंप था, whom he was addressing, whom he was targeting, the middle class, the blue collared workers। क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, जॉब्स है नहीं, जॉब सिक्योरिटी है नहीं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जॉब्स दे हैव बीन ट्रांसफर टू द चाइना। सो ये हुआ तीसरा फैक्टर। आपने क्या किया, टेक्नोलॉजिकली यू एम्पावर्ड योर एनिमी, योर राइवल। सेकेंड क्या, यू इंक्रीज योर डिपेंडेंसी इन सच अ वे कि आपकी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। थर्ड, यू क्रिएटेड जॉब्स ओवर देयर एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन पॉपुलेशन। तो जब ये तीनों के तीनों फैक्टर्स आ गए, देन देयर वाज अ रीथिंकिंग दैट परहैप्स द वॉशिंगटन कंसेंसस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, it needs some sort of reorientation, and that reorientation is new Washington consensus। ठीक है। सो बिफोर अगेन आई कम टू न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस, आप लोग को याद है व्हाट इज वॉशिंगटन कंसेंसस? तो थोड़ा सा ब्रीफली आई गो इनटू द बैकग्राउंड ऑफ इट। आपने जो बताया बिल्कुल सही है, जॉन विलियमसन 1989, सब कुछ बिल्कुल सही है। देखो इसके पहले वील हैव टू, और देखो सारी की सारी जो थियरीज है ना, शायद आप लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं है, स्टोरी की तरह देखोगे ना आप कुछ नहीं भूलोगे।
इफ वी टॉक अबाउट 1960s एंड 1970s, ये जो टाइम था पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू लैटिन अमेरिका, क्या था कि लैटिन अमेरिकन नेशंस पर्टिकुलरली लाइक मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, दे टुक ह्यूज लोन्स, ह्यूज डेट्स फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पर्पस क्या था? फॉर देयर डोमेस्टिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। ठीक है, बैठो। लेकिन दिस वाज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। कम 1973 क्या था? ऑयल क्राइसिस। एंड इफ यू लुक एट ऑयल क्राइसिस कंटिन्यूअसली, इसके कारण, इसके बाद से क्या है ना, ये जो ऑयल प्राइसेस थे दे स्टार्टेड शूटिंग अप। सो इफ ऑयल प्राइसेस आर शूटिंग अप, ऑयल इज समथिंग ऑन विच द होल ग्लोबल इकोनॉमी रन्स। सो अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगे, ग्लोबली सब कुछ का प्राइस बढ़ने लगेगा। अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी में क्या आएगा? इन्फ्लेशन आएगा। जब आपका इन्फ्लेशन आएगा, नेचुरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा। ये सारे का सारा बेसिक यू पीपल अंडरस्टैंड। तो जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा, तो इन्होंने जो इतना ह्यूज डेट ले रखा था, नेचुरली डेट के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। So these Latin American nations, they came in a situation when they were not in a position to service their debt. उसके अलावा क्या था? जो फंडिंग थी पर्टिकुलरली फ्रॉम दिस ऑयल रिच नेशंस, क्योंकि ऑयल का प्राइसेस बढ़ रहे थे, इनके पास पैसे ज्यादा थे। नतीजा था कि दे वर ऑल्सो प्रोवाइडिंग फंड्स। उस फंड के कारण क्या था? इन्हें 60s-70s में इन्हें पैसे आसानी से मिल रहे, राइट? और 1980s, इफ यू रिमेंबर, 1980s में क्या था? ग्लोबल इकोनॉमी वाज स्टैग्नेटिंग। इसके पीछे का एक रीजन तो था ऑयल क्राइसिस, एंड सेकंड वन वाज इसी के वही ब्रेटन वुड्स जो ब्रेकडाउन हुआ ना, यही था जिसके कारण कि ब्रेकडाउन हुआ। और एक रीजन है, याद है पॉजिटिव लिबरल्स क्या बात कर रहे थे? यस, दे वर टॉकिंग अबाउट वेलफेयर स्टेट, न्यू डील्स एक्ट के बाद। तो इसके कारण क्या था? यू हैड गॉट अ नैनी स्टेट, स्टेट के ऊपर सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। बट एट द सेम टाइम वी आर लुकिंग एट अ ग्लोबल इकोनॉमी जहां की ऑयल के प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। सो इट बिकेम बट नेचुरल कि स्टेट की कैपेसिटी अपने आप लिमिट हो जाएगी। जब स्टेट की कैपेसिटी लिमिट हो जाएगी, स्टेट की खर्च करने की कैपेसिटी लिमिट हो गई, नेचुरली ग्लोबली देयर विल बी रिसेशन। ठीक है, तो इसी के कंटेक्स्ट में आप जो पढ़ते हो ना एजी फ्रैंक का और समीर अमीन का डिपेंडेंसी थियरी, वो इसी के कंटेक्स्ट में आया हुआ था। वैसे तो उसके पहले 1940s 1950s में भी दिया गया था, बट प्राइमरीली जो स्टडी हुई ना वो 1960s 1970s के अराउंड लैटिन अमेरिका के। एजी फ्रैंक, इफ यू हैव रेड, दैट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन लैटिन अमेरिका। सो अब यहां से एज अ स्टोरी नाउ यू कैन रिमेंबर कि व्हाई डिपेंड, लेकिन आंसर में ये सारी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट चीजें याद रहें, लाइक अ स्टोरी। ठीक है, तो जब दिस वॉज द सिचुएशन, देन इट वॉज सेड कि समहाउ वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। तो उस समय यूएसए ने दिया था न्यू डील्स एक्ट, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट 1930s। फिर क्योंकि उस समय भी इकोनॉमिक रिसेशन था, अभी फिर से ग्लोबल इकोनॉमी इज अंडर रिसेशन, राइट? तो इस समय क्या आया? इस समय यू आर लुकिंग एट नियो लिबरलिज्म। एंड हु वर द लीडर्स हु वर लीडिंग इट? रोनाल्ड रीगन एंड मार्गरेट थैचर, यूके एंड यूएसए। एंड दे सेड दैट ट्रेड नॉट एड, एड के कारण नहीं काम चलेगा, वी हैव टू ट्रेड। फोकस क्या था? थ्रू ट्रेड
opening of economy, there will be development, and the growth will trickle down. तो ये जो नियो लिबरल्स हैं इनका फोकस क्या है? ट्रिकल डाउन अप्रोच, कि एक बार इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन क्रिएटेड, जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड, नेचुरली जो लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी है दे विल गेट जॉब्स, तो उसके कारण क्या होगा? ग्रोथ विल ट्रिकल डाउन, और नीचे वाले जो हैं दे विल आल्सो स्टार्ट डेवलपिंग, सो अल्टीमेटली लिमिटिंग द रोल ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमी. ये तो वैसे भी पहले से ही पता था, ठीक है ना. लेकिन इसके साथ भी क्या हुआ था? दिस स्टार्टेड इन 1980s, बट बाय द एंड ऑफ 1990s वी आर लुकिंग एट अ सिचुएशन, जबकि हमने देखा कि व्हेन वी आर रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द स्टेट, द टाइप ऑफ डेवलपमेंट दैट वी हैड एक्सपेक्टेड दैट इज नॉट टेकिंग प्लेस. सो समवेयर देयर इज some sort of mishandling, and at the same time came Asian financial crisis. और इसी के बाद फिर द स्कॉलर्स लाइक स्टिग्लिट्ज, they called for post Washington consensus. तो ये भी एक टर्म है, पोस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस. दोनों जगह टर्म देखो, न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस अगेन मीन्स लेड बाय वॉशिंगटन. दिस इज अ न्यू कंसेंसस लेड बाय वॉशिंगटन, बट हियर व्हाट इट वाज? पोस्ट वॉशिंगटन. यहां पे क्या था कि वी हैव टू फोकस ऑन रोल ऑफ स्टेट, वी हैव टू गो फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, इन्वेस्ट इन द सोशल सेक्टर. तो आप जो ये देखते हो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, तो जब भी नियो लिबरलिज्म का क्रिटिसिज्म आएगा तो वहां पे यू कैन ऑलवेज मेंशन दिस टर्म, इमर्जेंस ऑफ पोस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस. कहानी पूरे का पूरा फ्रेम में बैठ रहा है कि क्या चला, कैसे चला, क्या आया, कैसे आया, ये सारे का सारा एमडीजी, एचडीजी, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, सारी की सारी कहानी सेट है ना. अगर कुछ पहले से पता है तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं स्किप कर जाऊंगा. यार वैसे भी उसका कोई मतलब नहीं है यार, क्योंकि वैसे भी डब्ल्यूटीओ वाले तो वो तो न्यू इश्यूज लेकर बैठे हुए हैं ना, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, ट्रेड. देखो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा कुछ विशेष नहीं था, यही था कि मेनली रिलेटेड टू डब्ल्यूटीओ था. डब्ल्यूटीओ का है ना दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, कि डब्ल्यूटीओ इट वाज बेस्ड ऑन न्यू लिबरल इकोनॉमिक आइडिया, बट यहाँ पे था कि पर्टिकुलरली टॉपिक्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर and some other issues of the developing world, they need to be given special focus, they need to be given special treatment. दोहा डेवलपमेंट एजेंडा इसी के अराउंड था. आप जो देखते हो ना बाली अकॉर्ड वगैरह, दैट वाज अल्टीमेटली पार्ट ऑफ दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, डीडीए. लेकिन दिक्कत इसमें क्या हो गई? नेचुरली डेवलप्ड नेशंस वुड नॉट एग्री, और आगे जाकर 2008 यू सॉ फाइनेंशियल क्राइसिस. नेक्स्ट नेचुरली दे वर नॉट इन अ पोजिशन, क्योंकि दे विल लुक एट देयर ओन इकोनॉमिक वेलबींग.
और उसके बाद फिर क्या हुआ, ये जो न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं लाइक इंडिया, चाइना, दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, क्योंकि धीरे धीरे इंडिया का क्या है ना, इंडिया के भी तो कंसर्न्स चेंज हो रहे हैं। द नेचर ऑफ आर इकोनॉमी विच वॉज इन 1990s और अर्ली 2000s, वो भी चेंज हो रहा है। सो नाउ वी आर इन अ पोजिशन कि हम अपने फार्मर्स को, आप जब देखते हो पीएम किसान, उसके पीछे का एक फंडा क्या है, डायरेक्टली अगर एमएसपी कल को देने पे दिक्कत भी आ जाती है अंडर डब्ल्यूटीओ, आई एम प्रोवाइडिंग डायरेक्टली फंड्स टू देम। सो एक उस तरीके से सरकमवेंट करने का भी एक रास्ता है, बिकॉज ये जो 6000 प्रोवाइड किया जा रहा है ना, डब्ल्यूटीओ इसके ऊपर तो रोक लगा नहीं सकता, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। दो हाँ हाँ ग्रीन बॉक्स में ही आ जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या है कि लेकिन गवर्नमेंट कन्वे उनसे क्या करती है, आप इससे खाद खरीदो, बाकी सब कुछ खरीदो, बट अल्टीमेटली हम इसे डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जो भी पॉलिसीज आती हैं ना, वो उसके बड़े सारे डायमेंशंस होते हैं। दिस इज वन ऑफ द इंटरनेशनल डायमेंशंस रिलेटेड टू दैट, एंड नाउ गवर्नमेंट हैज गॉट अ मैकेनिज्म टू प्रोवाइड फंड्स डायरेक्टली। आप जो ये देख रहे थे एग्रीकल्चरल बिल्स, उसके पीछे का एक ये भी तो पर्पस था ना, कि अगर चीजें डायरेक्टली अगर बेची जा रही हैं इन द मार्केट, एंड फ्रॉम द बैक एंड इफ आई एम प्रोवाइडिंग टू द फार्मर्स, एब्सोल्युटली नो इशू। ठीक है, तो ये था पोस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस नियोलिबरलिज्म का। ठीक है, अब आ गया आपका नया वाला आइडिया, न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस। एंड लुक एट द इंटरेस्टिंग थिंग कि ये जो स्पीच है ना, आई थिंक फ्रीडम हाउस या कहीं पे दिया था, यूएस का जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन ने। सो इमेजिन यू आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसी, बट हु इज टॉकिंग अबाउट इट? अगर कॉमर्स सेक्रेटरी बात करे समझ में आता है, बट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसी। इट मीन्स मोर देन इकोनॉमिक, द फोकस इज सिक्योरिटी डायमेंशन, द स्ट्रेटेजिक डायमेंशन। और उसके ठीक कुछ दिन पहले, वैसे उसमें लिखा हुआ है, जेनेट येलेन ने कुछ ये टर्म्स जो है ना, एक टर्म है उसमें फ्रेंड शोरिंग, ये बात की है जेनेट येलेन, जो वहां की ट्रेजरी सेक्रेटरी है। फ्रेंड शोरिंग का मतलब, इसे तो देखकर ही पता लग रहा होगा, नहीं, इट मीन्स कि हाँ, लाइक माइंडेड, दोज हु आर फ्रेंड्स। टर्म होता है ना फार शोरिंग, नियर शोरिंग, उसी तरह से फ्रेंड शोरिंग। इट मीन्स साफ साफ बोल रखा है कि इट डज नॉट मीन वी आर प्रोटेक्शनिस्ट इन आवर नेचर, बट इट्स जस्ट दैट वी आर हेजिंग अगेंस्ट द प्रोस्पेक्टिव चैलेंजेस। और स्पेसिफिकली बोला है कि यूएसए एंड इट पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंडिया। सो दैट इज वाई अब क्या नहीं, आईपीईएफ तो हाँ, आईपीईएफ को भी आप देख सकते हो। देखो आईपीएफ को अगर हम देखेंगे ना, वैसे डिस्कस करेंगे जब, तो उसे हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे, क्योंकि आईपीईएफ पहले आ चुका है, न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस बाद में आया है। आईपीईएफ के पीछे का फंडा क्या है ना, आईपीईएफ प्राइमरीली क्या है, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है ना। देखो, when we are talking about Indo-Pacific, it's but natural कि US needs to have a presence, that too in the leadership role. So hard power के दो फॉर्म्स हैं, one is military, another is economic, right? If we are talking about military, US has got a presence
it has got alliances, then you are looking at Malabar, then you are looking at Quad. हाँ, डिगो गार्सिया उनका बेस भी है. अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब कि बेस के अलावा कि इट हैज गॉट पार्टनर्स, यू नीड पार्टनर्स, अकेले यू कैन नॉट डू एनीथिंग. ठीक है, डिगो गार्सिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो गुआम है. डिगो गार्सिया तो फिर भी नीचे है ना, गुआम तो वहां पे बीच में बैठा हुआ है. ठीक है, तो मिलिटरीली इट हैज अ प्रेजेंस, बट इकोनॉमिकली क्या है? इकोनॉमिकली एक प्राइमली है RCEP. USA is not here, it is led by China. Then previously it was TPP, now it's CPTPP. Yet again USA is not there. So ultimately whosoever nations are in the region, naturally the economic order of the region will be China led. बिकॉज यूएसए का प्रेजेंस है नहीं RCEP में. अगर इंडिया रहता तो परहैप्स सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस दे सकता था, वो भी नहीं दे सकता इंडिया. और इंडिया इकोनॉमिकली इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि इट कैन क्रिएट अ न्यू बॉडी लेड बाय इट्स ओन. तो इसके कारण यूएसए नीडेड सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक आर्किटेक्चर इन द रीजन. RCEP में जापान है, जापान, सिंगापुर. तभी तो जापान खुद आकर बोला था कि इंडिया को दोबारा रिकंसिडर करना चाहिए और इंडिया को आ जाना चाहिए. सिंगापुर के PM ने कितनी बार बोला कि इंडिया इज वेलकम. तो जब USA नहीं है तो अल्टीमेटली US नीडेड अ प्रेजेंस एंड दैट बिकेम IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. और USA ने यहां पे क्या किया, इसे बहुत ही ओपन और बहुत ही ब्रॉड रखा है. बिकॉज अगेन USA इज नोइंग कि अगर मैं किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाने लगा देन नेचुरली देयर विल बी लिमिटेशन. और सबसे बड़ी बात है, इंडिया पहले भागेगा, क्योंकि इसके जो 4 पिलर्स हैं, इंडिया हैज एक्सीडेड टू 3 पिलर्स. चौथे के साथ, डिजिटल के साथ, इंडिया हैज नॉट एक्सीडेड. सो दैट इज व्हाई यूएस हैज केप्ट इट एट ओपन, एज वेल एज इसमें फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, ये सारे का सारा डोमेन है. सो दिस इज द विजन बिहाइंड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. ठीक है, मेरा काम अभी समझाने का है. कंटेंट और थिंकर मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा. अभी मैं बॉस, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रॉड आइडिया. ठीक है, अब आते हैं पीछे वाले पे. न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस कहां पे था? हाँ, तो हाँ, फ्रेंड शोरिंग चल रहा था ना. तो वही है कि USA इज सेइंग कि वी आर नॉट बीइंग प्रोटेक्शनिस्ट, बट वी हैव टू हेज अगेंस्ट वॉट एवर रिस्क आर देयर. और रिस्क क्या क्या थे? प्राइमरली इट इज चाइना. सो अगेंस्ट चाइना अगर USA जाता है प्रोटेक्शनिस्ट, सो नेचुरली इसके जो बाकी सारे पार्टनर्स हैं, नेचुरली दे विल फाइंड न्यू मैकेनिज्म्स. और USA खुद इतना पावरफुल नहीं है दैट इट कैन टेक चाइना ऑन इट्स ओन. उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन है. टेक्नोलॉजिकली नो डाउट इट इज अ सुपर पावर, लेकिन अगर वो अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने जाता है, सिंपली इसके जो सारे बिजनेसेस हो जाएंगे वो इनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लेबर USA में बहुत ज्यादा है. सो अल्टीमेटली इट विल नीड सच मार्केट्स जहां की कॉस्ट ऑफ लेबर इज कंपैरेटिवली चीपर, बट दो जो नेशंस आर रिलायबल फॉर द US. सो उसी स्कीम में बैठता है इंडिया. तो इसमें ये सारे का सारा उसका जो क्रिटिसिज्म है ना जैक सुलिवान का, वो मेंशन्ड है. यू कैन लुक इनटू इट, एक बार हम देख ही लेते हैं.
इसे मैंने ज्यादा यूज नहीं किया। खैर, इस पे लिखने वाला वो आ नहीं रहा है यार। खैर, ऐसे ही देख लेते हैं। देखो, इसका फोकस क्या क्या है? टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ, डाइवर्सिफाइड एंड रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन्स, and along with it focuses on labor and environment and deploys capital to deliver on public goods like climate and health। तो ये broadly सब कुछ को cover कर रहा है। even new areas like focusing on climate change, focusing on health, ये सारे के सारे भी इसमें included हैं, as well as creating resilient supply chains। ठीक है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है ना, डाइवर्सिफिकेशन, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, एज वेल एज फोकसिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन न्यू एरियाज लाइक लेबर एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये तो जेनेट एलन का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। उसके आगे यहाँ पे जो क्रिटिसाइज किया है ना वॉशिंगटन कंसेंसस का, दिस वाज प्राइमरली विथ रिस्पेक्ट टू यूएसए। कहा है कि देखो, entire supply chain of strategic goods along with industry and jobs moved overseas, primarily China। तो उसी के अगेंस्ट है कि जो हमारी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, इट हैज बीन hollowed out, the jobs, the investments, the technology, it is ultimately shifting to China, which has emerged as a competitor। so what post Washington consensus does, यार इसमें लिखने वाला गया, what it does, point number 1, it brings the state back in। लुक एट यूएसए का जो स्पेसिफिक लॉज हैं, जैसे इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, वहां पे ये लिखा हुआ इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट आपका हो गया, चिप्स एक्ट हो गया, एक और कोई एक्ट है, हाँ, बाई पार्टीजन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट। तो देखो यहाँ पे चेंज क्या है, वॉशिंगटन कंसेंसस वाज ensuring that state is stepping back, but what it is doing, that it is bringing the state back in through funding, so as to create jobs and providing incentive to the businesses to invest back in the US economy along with economy of its trusted partners। ठीक है, ये 3 स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। बाद में नीचे में क्रिटिसिज्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन इसके, ठीक है, यस, ये बिल्कुल अलग है। देखो ये मेनली क्या है ना, दिस इज प्राइमरीली, इसलिए शायद एक नीचे में क्वेश्चन भी पड़ा हुआ है कि इट इज मेनली ए strategic move, it is less of an economic and more of a strategic move, a strategic move garbed under economic decision। yes, it is interlinking economy with security। ये भी आपने बैरी बुजा का सिक्योरिटाइजेशन कंसेप्ट, हाँ हाँ बिल्कुल, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिहाज से, यस। और ये अगला, इफ वी टॉक अबाउट थियरी, तो जो हमारा जो इंटरडिपेंडेंस की बात वी आर टॉकिंग अबाउट, उसमें इको सोशल इकोनॉमिक सारे के सारे हैं ना, उनके 5 अलग अलग डायमेंशंस हैं बैरी बुजा, जिसमें इकोनॉमिक डायमेंशन इज वन ऑफ द डायमेंशन।
ठीक है। और दूसरा अगला ये क्या देखता है, दिस अगेन शोज दी, इफ वी टॉक अबाउट रेलेवेंस ऑफ रियलिज्म वर्सेस रेलेवेंस ऑफ लिबरलिज्म, तो ये आपके पास एक अगला आर्ग्यूमेंट है, इंक्रीजिंग रेलेवेंस ऑफ रियलिज्म रादर देन लिबरलिज्म, क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरडिपेंडेंस या फंक्शनलिज्म, it is going against all those ideas, that rather than focusing on economic interdependence, how nations will benefit from sharing, from cooperating with each other, you are here focusing on the national security, and that is why you are stepping back. USA putting sanctions on China, या फिर sanctions war वो क्या प्रूफ करता है, या फिर China increasing tariff on Australia. पोस्ट लिबरलिज्म, पोस्ट सपोज करो, हाँ अगर आप बोलते हो ना एक, तो नहीं देखो, थ्रेट टू द न्यू लिबरल नहीं, लिबरल पैराडाइम इटसेल्फ, क्योंकि देखो जब हम लिबरल, थ्रेट टू द लिबरल पैराडाइम की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो इसमें आप अलग अलग डायमेंशन में देखोगे, एक तो आप नेशनल में देखोगे, और अगला जब व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट ग्लोबल, तो उसमें सारे का सारा जो भी आपकी थियरीज हैं, इकोनॉमिक, फंक्शनलिज्म, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, ये कहां पे हम डाल सकते हैं, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ऑल दीज आइडियाज आर बीइंग चैलेंज्ड। ये कैसे, देखो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की बात आप सीधा करोगे इन केस ऑफ चाइना ऑस्ट्रेलिया, यूएसए चाइना, इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान, देन यू हैव गॉट फंक्शनलिज्म, तो फंक्शनल कोऑपरेशन, चाइना स्टेपिंग बैक फ्रॉम कोऑपरेशन इन डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन एनर्जी, वो फंक्शनलिज्म का रेस्ट्रिक्शन हो गया। या फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है, व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड इंडस वाटर ट्रीटी से, कि धीरे धीरे आफ्टर कोऑपरेशन ऑन इंडस वाटर ट्रीटी, धीरे धीरे जो है there will be other areas where we will cooperate and ultimately the peace will prevail. But rather than that, Indus Water Treaty itself has become a source of tension where none of the parties are happy. ठीक है, नेक्स्ट कम्स सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म। सपोज करो इसके क्रिटिसिज्म की बात आएगी तो हम किसकी बात कर सकते हैं, अगर सोसाइटीज कोऑपरेट करती हैं तो स्लोली पीस कैन प्रिवेल, यही है ना सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म इन अ नटशेल, वेयर वी कैन यूज इट। नहीं वो तो ठीक है, एग्जाम्पल मैं पूछ रहा हूं, वो तो ठीक है, आप ब्रॉडली चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सेप्टेड। उससे थोड़ा एक ज्यादा लोग, आप देखो जेनोफोबिक अगेंस्ट वो भी म्यूचुअल नहीं है ना, पोलैंड में हंगरी वालों के लिए नहीं है, हंगरी में पोलैंड वालों के लिए नहीं है। वो आप यहां पे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा सोचोगे ना, इफ यू टॉक अबाउट रशिया यूक्रेन, क्योंकि क्या है ना कि यहां पे दोनों बोथ सोसाइटीज टू अ सर्टेन एक्सटेंट आर सिमिलर। नहीं एथनिकली अगर आप ईस्टर्न यूक्रेन को देखोगे ना, 1/3 रशियन स्पीकिंग। हाँ तो कम्युनिकेशन जो है ना, डिस्पाइट मोर कम्युनिकेशन दैट ट्रस्ट कुड नॉट डेवलप। या फिर इससे भी बेटर यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया पाक। अमन की आशा
और वगैरह वगैरह का पर्पस क्या है, करतारपुर कॉरिडोर का पर्पस क्या है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, बिकॉज अगेन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर पीपल आर सिमिलर, जबकि people are similar despite that this is among the most tense borders. इसका सक्सेस यू विल शो इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, बट यहां पे हमें टेंशन दिखते हैं ना। आप यूएसए कनाडा की बात कर सकते हो, सक्सेस ऑफ सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म। हाँ, इंडिया नेपाल बिल्कुल हम बोल सकते हैं, हाँ नहीं, लेकिन फिर भी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट जो भी टेंशंस हैं, टेंशंस अपने आप सबसाइड हो जाते हैं। वो हार्ड बॉर्डर्स तो कभी नहीं बन पाया ना, ठीक है। या फिर यू कैन, इस तरह के तो एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक अबाउट हांगकांग चाइना नहीं डालने का, वैसे ठीक है। हाँ हाँ, तो ठीक है, तो ये सारे के सारे बिकॉज यू पीपल आर अवेयर अबाउट द थियरी, जस्ट की फॉर एज एन एग्जाम्पल। देखो यूएस मैक्सिको के बीच में टेंशन नहीं है, नहीं तो वो तो देखो वो किसी भी सोसाइटी में वो हमेशा रहता है, इवन नॉट ऑल जर्मन्स आर हैप्पी विथ फ्रांस, वो तो हमेशा रहता है ना। देयर विल ऑलवेज बी अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, बट इन जनरल वी आर टॉकिंग अबाउट नेशन टू नेशन और स्टेट टू स्टेट रिलेशन, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप नहीं, पाकिस्तान तालिबान की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस टू द लिबरल वर्ल्ड या लिबरल ऑर्डर, सो अगेन इट डिपेंड्स। अगर 1A में आता है, 1A में ये क्वेश्चन आता है, तो हम प्राइमरीली डिस्कस करेंगे इसे फ्रॉम अ नेशनल पर्सपेक्टिव, और जो इंटरनेशनल डोमेन रहेगा ना, वो बस एक पैराग्राफ रहेगा। बट इफ द सेम क्वेश्चन इज इन 2A, हम प्राइमरीली डिस्कस करेंगे उसे फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, और ये जो है ना उस समय दिस वन विल बी कॉम्पैरेटिवली लेस, ठीक है। तो पोस्ट वॉश, हाँ बोलो, एक मिनट वो कागज देना, कुछ है सच बच गया क्या, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो लॉज हैं, बाई पार्टीजान इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ, चिप्स एंड साइंस एक्ट, ये तीनों के तीनों आप लिख देना किस कंटेक्स्ट में, हाँ, न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस, इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म, इंक्रीजिंग स्टेट इंटरवेंशन एंड अगेंस्ट द न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर, या दिस वायलेट्स द WTO itself, WTO mandate itself। आप इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिटिसिज्म में, आप थर्ड में लिख सकते हो ना, स्टीफन ग्रैनविल का, he has termed this as end of neoliberal order। पॉइंट नंबर 3, क्रिटिसिज्म का पॉइंट नंबर 3। इसकी जगह आप किसी का स्टिग्लिट्ज जैसा किसी भी लिबरल का नाम दे सकते हो, नॉट जस्ट ये। अगर ये नहीं भी याद है ना, किसी भी लिबरल थिंकर का आप नाम दे दो, सारे के सारे यही आर्ग्यूमेंट देंगे, बस याद रखना किसी कंजर्वेटिव का नाम मत देना, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के क्रिटिसिज्म में यू कैन टॉक अबाउट इवन यूएसए हैज क्रिटिसाइज, या यूएसए एनएसए जैक सुलिवान का, कि हाउ इट हैज हॉलोड आउट। हमारे पास स्टिग्लिट्ज के तो आर्ग्यूमेंट्स थे, दीज आर ऑलमोस्ट इन द सिमिलर लाइंस, हाउ द इंडस्ट्रियल बेस हैज हॉलोड आउट एंड जॉब्स हैव शिफ्टेड एंड सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज हैव इंक्रीज्ड। ये व्हाट आर द सजेशंस, ये 5 उसी का सजेशन है, नथिंग मोर। वही है कि स्टेट में स्टेट का रोल इन द इकोनॉमी दैट विल इंक्रीज, एंड द फोकस विल बी ऑन लाइक माइंडेड पार्टनर्स। पहले क्या सर्च था,
ड्यूरिंग वॉशिंगटन कंसेंसस दे वी आर सर्चिंग फॉर द मार्केट्स जहां की cheaper production can be there, but now prior to production the focus will be who are the reliable partners, who are the friends. So here the focus is on friend shoring. So again, rather than making, it is the strategic dimension that is taking primacy over the economic dimension. ठीक है, जैसे देखिए, और जो थर्ड पॉइंट इसका है कि गोइंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल ट्रेड पॉलिसीज। ट्रेडिशनली क्या था, व्हाट हैड द वॉशिंगटन कंसेंसस के बाद क्या सजेशन था, यू हैव टू ब्रिंग डाउन योर टैरिफ्स। सो व्हाट सुलिवन वाज सेइंग कि प्रीवियसली इफ द ट्रेड, वॉट एवर ट्रेड वॉज गोइंग ऑन, वॉट एवर द ट्रेड नेगोशिएशंस वर गोइंग ऑन, द फोकस वॉज कि वी हैव टू ब्रिंग डाउन द टैरिफ सो दैट ईज ऑफ ट्रेड इज देयर। अब बोल रहा है कि नहीं, this was the conventional wisdom, now we have to go beyond this wisdom and now we have to look at the reliability and resilience. तो ये जो चाइना +1 का आइडिया है ना, वो आप इसमें डाल सकते हो। चाइना +1 का जो आइडिया है, दिस इटसेल्फ गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ नियो लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर, क्योंकि प्रोड्यूसिंग थिंग्स इन चाइना वाज मच चीपर, बट नाउ यू आर लुकिंग एट रिलायबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन्स। स्टेट का रोल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगला क्या कह रहा है, न्यू सेट ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स इन सेंसिटिव टेक्नोलॉजी। पहले एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस तो थे नहीं, एक्सेप्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। अब वही बोल रहा है कि there has to be protectionism with respect to sensitive technology. ठीक है, तो ये हो गया, हमने वॉशिंगटन कंसेंसस देख लिया, हमने पोस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस देख लिया, हमने न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस देख लिया। ठीक है, वैसे इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर हैं, बट फिर भी wherever a question is what is the US strategy या US चाइना राइवलरी या फिर challenges to the neoliberal global order, increasing protectionism, उन सब में just mention this term। ठीक है, बस एक टर्म रहेगा, टर्म लिख के बक्से में डाल देना जेक सुलिवन के नाम के साथ, या फिर और फ्रेंड शोरिंग एक अगला टर्म होगा जो कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी का टर्म है। तो इस तरीके से पूरा डिटेल में नहीं आएगा, बस एक या दो पॉइंट से, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, और इसे हमें उसी तरीके से यूज करना है। ठीक है, अब चलते हैं डिस्कशन पीवाईक्यू पे। क्या, अच्छा नहीं, मतलब वही टेस्ट डिस्कशन। अरे यार, इसमें लिखने वाला गया कहाँ? हाँ, कम करवाना है, बुला लीजिए किसी को। अच्छा ठीक है, तो बाहर जाकर बोल दे, क्योंकि मेरे को थोड़ी गर्मी लग रही है। हाँ, दिमाग ठंडा हो रहा है ना। अरे यार, कहाँ से आता है यार? थोड़ा सा यार मैं पूछ लेता हूँ बाहर से कि आ, अजय अजय सर, अजय सर या किसी को प्लीज भेज दीजिए। अब देखो, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले है, इफ क्वेश्चन है पॉलिटिकल सोच, सर थोड़ा सा, सर इसमें लिखने वाला वो आ नहीं रहा है यहाँ से। हाँ,
अच्छा ये वाला नहीं, अगर मेरे को सीधा पीडीएफ पर जो अगर लिखना है तो क्योंकि कल कल तो आ रहा था, आज अचानक से गायब हो गया। अच्छा ये आ गया क्या? क्योंकि कल आ रहा था, आज पता नहीं कहाँ चला गया। और मिटाना है तो हाँ चलिए चलेगा। चलिए ठीक है, चलेगा यार। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद। हम्म, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले और एक इम्पॉर्टेंट है ना, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच, इसका जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस तरह के जो भी की टर्म्स हैं, बिकॉज मोस्टली इस पर एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के बाद? इसके बाद नेचुरली आप लोग क्या डिस्कस करते हो? हम्म, कौन कौन से स्कॉलर्स हैं? नहीं, ठीक है, लेकिन एरिस्टोटल भी मेंशन नहीं होगा, और इसमें क्या है ना कि कम वॉट एवर यू हैव टॉक्ड, इम्पॉर्टेंट इज दो चीज तो हम इसमें डालेंगे ना, एक तो रेलेवेंस और दूसरा लिमिटेशन। आप कम से कम दो दो लाइन इन दो टॉपिक, इन दो चीजों पर भी तो लिखोगे ना। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं। सो इसलिए उतना ज्यादा एरिस्टोटल एंड वगैरह वगैरह एंड इंडिया, इतना ज्यादा जब आप कवरेज करने जाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। सो दैट इज वाई वो जो मैंने आपको एक तरीका बताया है, अगर याद रहता है तो समय बर्बाद नहीं करना है। अगर याद रहता है तो वो जो इट इज प्राइमरली, हाँ, प्लूरलिस्ट, एलिटिस्ट और क्लास बेसिस। और इसमें अरे क्लास बेसिस में है क्या? क्लास में पूरे का पूरा आपको मार्क्सिस्ट लाना है। क्लास बेसिस, वी स्टडी द सोसाइटी फ्रॉम अ क्लास पर्सपेक्टिव एंड इट इज अल्टीमेटली द क्लास ओनिंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैव अ से। और अदर में आप क्लास पर्सपेक्टिव में थोड़ा डिटेल में जाओगे तो आप ग्रामसी की बात कर सकते हो, रोल ऑफ हेजेमनी। ठीक है, इसमें बस वही दो दो लाइन, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि 10 मार्कर है, इट इज नॉट अ 15 मार्कर। उसके बाद फिर यू विल टॉक अबाउट रेलेवेंस, देन यू विल टॉक अबाउट लिमिटेशंस, बात खत्म। अरे वही है जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का जैसे है। हाँ, क्योंकि एक सिर्फ एक डायमेंशन से आप स्टडी को तो पढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, नहीं तो वो तो ठीक है, आपको वो कंक्लूजन में डालना है तो वो वैसे लिमिटेशन भी है। लेकिन वो देखो, वो होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, प्रैक्टिस उसी लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आप जो बोल रहे हो ना कि वो आप कंक्लूजन में डालोगे, तो कंक्लूजन हम हमेशा इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस से बात करेंगे, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि वंस यू आर टॉकिंग दैट कि सोसाइटी ओनली सोसाइटी, एक पर फोकस करना इज नॉट सफिशिएंट, आप अगर इससे कंक्लूड करोगे ना, देन यू आर कंक्लूडिंग नेगेटिवली। आप कंक्लूड इस तरह से करोगे ना कि इट हैज हेल्प्ड अस इन अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ क्लास, द रोल ऑफ एलिट्स एंड प्रेशर ग्रुप्स in the process of decision making, policy formulation.
इस तरह से करके कंक्लूड करेंगे ना, ऑन अ पॉजिटिव नोट। लिमिटेशन के साथ हम थोड़े ना कंक्लूड करेंगे। सोसाइटी सेंट्रिक है, हाँ। उसके बाद फिर अगला ये आता है ना कि आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड डिफरेंट स्कूल्स हैव studied the perspective from ideological prism, limiting the objective study. क्योंकि again if Marxists are talking, they will talk from a different perspective. The pluralists, they will talk about it from a different perspective. Yeah, different criteria are there. देखो, ओल्ड और न्यू इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसमें देखो, इसमें बहुत सिंपल है ना, इसमें लाइन बना के कर देना, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बात यह है ना कि ऐसे नहीं तो आप जाओगे ना तो आपको एक ही लाइन बार बार रिपीट करना पड़ेगा। दैट ओल्ड सोशल मूवमेंट टॉक अबाउट, न्यू सोशल मूवमेंट टॉक अबाउट, ओल्ड सोशल मूवमेंट टॉक अबाउट, न्यू सोशल मूवमेंट टॉक अबाउट। तो इतने जो आपके वर्ड्स हैं वो तो बेकार में ही रिपीटिशन में कंज्यूम हो रहे हैं ना। क्योंकि हम अल्टीमेटली वी आर कंपेयरिंग, हम इधर से क्या कर देंगे ना, बेसिस, एक बेसिस हो गया, पर्पस हो गया, आइडियोलॉजी हो गया, क्लास पार्टिसिपेशन हो गया। सबसे पहले हम डाल देंगे ओरिजिन या इमरजेंस। देखो, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आपका पर्पस सिर्फ इतना है टू कन्वे व्हाट यू नो। बिल्कुल यूज करो, जहां भी कंपैरिजन आ गया ना 10 मार्कर में, यूज ब्लाइंडली। जीएस में भी, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो क्या है ना कि बहुत ज्यादा वर्ड्स भी यूज होते हैं और बहुत ज्यादा आप इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर पाते हो। एग्जैक्टली exactly। तो इसमें क्या हुआ ना कि इतने में आपने पूरे का पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया है। वहां पे लैंग्वेज का इवैल्यूएशन वैसे भी नहीं है, व्हाट यू नो, व्हाट यू अंडरस्टैंड, वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग द एड्रेसिंग द क्वेश्चंस डिमांड, वो फोकस है। ठीक है। नेक्स्ट इज न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस। वैसे स्पेसिफिक क्वेश्चन आने के चांसेस कम ही है, मैं पहले भी बोल चुका हूं। सो वी विल एक्सप्लेन ये है क्या, व्हाई डिड इट इमर्ज, व्हाट आर द की फोकस एरियाज एंड व्हाट इज इट्स क्रिटिसिज्म। खत्म। क्या लिखा है शुभम? अरे, अरे तो नेचुरल सी बात है, कहां से पता होगा? ये अगर वो वाला सुलिवन का स्पीच अगर देखा होगा, क्योंकि हाँ उसके बाद एक, नहीं असल में उसके बाद एक सी राजा मोहन का एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी आया था इससे एसोसिएटेड। हाँ। अच्छा। इसमें दिया तो है लेकिन मामला गलत पड़ गया। डेमोक्रेटिक डेफिसिट, जोसेफ स्टिग्लिट्ज। मैं इसको पहले से पढ़ रखा था क्या? अच्छा।
कॉर्नवाल कंसेंसस यहाँ पे डालेंगे। कॉर्नवाल कंसेंसस वो G7 का है। नहीं, आपका ठीक है। यार एक बात बताओ, कभी आपकी हैंडराइटिंग सही हो जाती है, कभी इतनी गड़बड़ क्यों हो जाती है? आपने पिछले वाले जिससे लिखा था ना, वो, हाँ, तो वो वाला ज्यादा बेटर था। इसमें बहुत ही ज्यादा अजीब हो रखी है आपकी हैंडराइटिंग। इसलिए देखो, जितना एक्सपेरिमेंट करना है अब तक कर लिया, जो उससे भी सही लिख पा रहे हो ना। पहली बार में ना सारे ड्रामे होते हैं, समझ में आ जाएगा। भाई, सुनो ना, दिमाग को थोड़ा सही जगह पे रखो, क्योंकि अब कुल मिलाकर समय बच गया है 1.5 महीना। यार, मार्केट में जाओ, 2-3 पेन को पकड़ के कुछ कुछ लिख करके देखो, उसमें से 3-4 पेन में से कौन हर सप्ताह पेन चेंज करता है? हैंडराइटिंग सही होनी चाहिए, उंगलियों के बीच में दर्द नहीं होना चाहिए, और पेन बहुत ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए। यही 3 प्राइम क्राइटेरिया है ना। अब प्लीज एक्सपेरिमेंट करना बंद करो, क्योंकि सच में इसमें हैंडराइटिंग बहुत बेकार हो रखी है। बेवकूफी नहीं करने का, पहले अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं ना कि बेवकूफी करने की फ्रीडम रहे। हम्म। देखो, इसमें वो जो आपने बोला ना, दैट इज अ क्रिटिसिज्म, ठीक है ना। तो नहीं, दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। एक तो आप बोल सकते हो पॉजिटिव नोट, जो भी बोल सकते हो, जैसे कि है ना, इट इज बीइंग टर्म्ड एज जियो स्ट्रेटेजिक, अ स्ट्रेटेजिक मूव इन द गार्ब ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। एक ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा, वी विल टॉक फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, दैट इन अ इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड, द नीड इज फॉर कोऑपरेशन या इकोनॉमिक कोऑपरेशन रादर देन इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म। दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये क्या है उसके साथ कंक्लूड कर दिया, सेकंड कैन बी सम सॉर्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, क्योंकि व्हाट यू सेड दैट इज अ क्रिटिसिज्म कि देयर इज नथिंग न्यू। क्योंकि एक ये भी तरीका है ना कि चाइना का मार्केट भी अब सैचुरेट हो रहा है, और वहां का भी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, सो दैट इज वन डायमेंशन। बट अनदर, ये फैक्ट भी है ना कि कंपनीज आर मूविंग अवे फ्रॉम देयर, बिकॉज हमने देखा बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग कोविड व्हाट हैपेंड, द सप्लाई चेन शॉक्स। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। अगला है, टू व्हाट एक्सटेंट डज रियलिज्म हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन क्राइसिस? बताइए। दिखाइएगा।
यू हैव एक्सप्लेन्ड जस्ट वन डायमेंशन। अभी मैं आ रहा हूँ। अब में भी एक दिक्कत आ गई है। मैंने क्लास में कुछ बताया था आप लोगों को, एक और प्लीज रिमेंबर दिस इवन फॉर योर जीएस आंसर्स, देयर इज एन ऑपरेटिंग की टर्म टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, दिस इज द ऑपरेटिंग कीवर्ड। इट मीन्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट नेचुरली रियलिज्म विल एक्सप्लेन, बट देयर विल ऑलवेज बी अनदर डायमेंशन। और ये मैंने आप लोग को निकोलस बोर्न वगैरह का वो जो तो नाम तो ठीक है, कोई बात नहीं, सीधे का सीधा डाल दिया देना था ना, कंस्ट्रक्टिविस्ट। क्वेश्चन वो है ही नहीं ना। अगर क्वेश्चन रहता कि वेदर रियलिज्म इज रेलेवेंट, इज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द ऑनगोइंग रशियन यूक्रेन क्राइसिस, तो वहां पे आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देते, बट हाउएवर देयर इज स्टिल इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन और नेशन टू नेशन कोऑपरेशन इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक सी ग्रेन्स डील, तो वो क्वेश्चन थोड़ा अलग रह जाता। यहां पे क्वेश्चन क्या है? To what extent? It means कि to a certain extent realism is explaining, but then there are some other ideas also which can explain this. आपने चीजों को बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन आपको लिखा तो वैसे सही है, लेकिन एक मैं आपको सजेशन थोड़ा सा ये दूंगा ना, आपने थियोरी को जितना डिटेल में पहले एक्सप्लेन करके, क्योंकि वो दिख रहा है कि थोड़ी कंटेंट की कमी दिख रही है, वो साफ पता चल रहा है कि पहले आपने क्या किया, क्लासिकल रियलिस्ट को लिखा 2 लाइन में, फिर आप डाल रहे हो धीरे से यूक्रेन का 1 लाइन, फिर स्ट्रक्चरल रियलिस्ट का 3 लाइन, फिर धीरे से यूक्रेन का 1 लाइन। वो पता चल जाता है कि कंटेंट की कमी है, एंड दैट इज व्हाई योर आर्ग्यूमेंट्स आर प्रिटी गुड। सो यहां पे एक तो ठीक है, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्टिविस्ट व्हाट डू दे आर्ग्यू? It is about the ideology, sorry, the idea. And what is that idea? Russia's revanchist policies, Putin's vision of recreating the USSR, and you can even justify that. उसने कहा है ना कि इनफैक्ट हाँ, कोल्ड वॉर मेंटेलिटी कि दीज आर नॉट इवन रियल नेशंस, उसने तो यूक्रेन के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर दिया था, वो दिमित्री मेदवेदेव ने। हाँ, एंड दैट इज समथिंग जिसके कारण कि इवन द अदर सेंट्रल एशियन नेशंस दे आर कंसर्न्ड कि आज जो यूक्रेन के साथ हुआ कल हमारे साथ ना हो जाए। ठीक है, तो हाउ फार डज द रियलिज्म एक्सप्लेन? आप यहां पे डाल सकते हो ये रॉबर्ट डी कैप्लन का द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, डाल सकते हैं रॉबर्ट डी कैप्लन का। सेकंड क्या डाल सकते हैं? एज यूजुअल सिक्योरिटी डायलेमा, डाल सकते हैं ना, रशिया सिक्योरिटी डायलेमा, नाटो कमिंग अप टू इट्स बॉर्डर्स। थर्ड, कैन वी टॉक अबाउट बैलेंस ऑफ पावर? सो दीज आर 3 की रियलिस्ट आइडियाज जिसने कि एक्सप्लेन कर दिया। हाउएवर देयर इज अनदर डायमेंशन जो कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट आर टॉकिंग अबाउट।
Then there is also another dimension from the liberal perspective. और वो किस चीज की बारे में बात कर रहे हैं? जो डॉनबास रीजन है ना रशिया का, यूक्रेन का, it is industrialized as well as agriculturally very prosperous. So perhaps Russia wants to capture the industrialized regions of Ukraine for its own economic well-being. ये सारे आर्ग्यूमेंट्स इन द वेरी बिगिनिंग आए थे. सो दीज आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम विच वी कैन स्टडी दिस. क्योंकि एक ये हो सकता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया पाकिस्तान के टेंशन की बात करो, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है, कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव है, कैसे? इसी पे ना, मतलब कि आप जो बोल रहे थे ना रेलेवेंस के रिगार्डिंग, उसी पे थोड़ा थोड़ा, सो दैट आप अगर क्वेश्चन आता है यू कैन ऑलवेज. कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव लगेगा इंडिया पाकिस्तान में? चलेगा, लेकिन मैं कंस्ट्रक्टिविस्ट के लिहाज से पाकिस्तान के केस में क्या है, यस हाँ, उनकी जो पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, तो वो क्या है, वो एक आइडियोलॉजिकल है ना, कि जो थ्रेट नहीं भी है, इवन एक्स पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ही वेंट देयर एंड he went to Minare Pakistan and he said कि we recognize you, we accept Pakistan, but still you are feeling that नहीं. ठीक है, तो वो आप कैसे, वो लेकिन उस हम किस आइडिया में उसे डालेंगे? हम यहाँ पे थ्योरेटिकल बेसिस से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना. ये तो डिफरेंट रीजंस हो गए. मैं हमने, पाकिस्तान ने, इफ हम अपने साइड से, हम पाकिस्तान के साइड से मेनली हम डालेंगे. इफ यू फील लाइक यू कैन पुट इट, हाउएवर आई एम नॉट मच सेटिस्फाइड. ठीक है, अब तीसरा आता है लिबरल पर्सपेक्टिव से आप कैसे देखोगे. लैक ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यस यू विल टॉक अबाउट. एक और डायमेंशन है दैट इज रिलेटेड टू कैप्चरिंग पाकिस्तान फॉर इंडस वाटर, सॉरी कैप्चरिंग कश्मीर फॉर इंडस वाटर. क्योंकि उसका जो पूरे का पूरा पंजाब रीजन है, दैट इज अग्रेरियन रीजन. सो इफ दे आर सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग कश्मीर, they will get hold of whole water. So even for Pakistan's economic well-being, they want to capture Kashmir. So किसी भी इस तरह के डिस्प्यूट को ना, it can always be studied from different perspectives. Yes, lack of regional institutions and existing institutions which have failed. SARC का failure, in fact UNSC का failure in resolving it. ठीक है, तो इसी तरह से जो भी जितने भी आइडियाज है ना, वो आपने बोल रखा है कि जब भी मैं डिस्कस भी करूंगा ना, तो स्पेसिफिक जैसे यूएसए, इंडिया, चाइना, उसमें कौन कौन सी थियरी का रेलेवेंस क्रिटिसिज्म नेचुरली आई विल डिस्कस. ठीक है, यार ये क्लियर क्यों नहीं हो रहा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1E, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. हाँ हाँ हाँ
हम्म। ये तो ठीक है, लेकिन आप इसका काउंटर तो दोगे ना, बिकॉज द पॉइंट इज डिस्कस, बिकॉज क्या, हाँ, क्योंकि वही बात है, जब भी डिस्कस की बात आ रही है ना, दो ही टीजर 10 मार्कर तो ठीक है, पहला पूरा पन्ना, नेक्स्ट पेज का 1 पैराग्राफ, उसके बाद कम से कम एक पैराग्राफ तो वी विल पुट इन काउंटर ओपिनियन ना। चलेगा, हाँ। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म लिख सकते हो, लेकिन उसके साथ ही आप ये भी लिख सकते हो ना कि हाउ एवर इट हैज हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग। हाँ बिल्कुल, हाँ 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 हाँ, वो बिल्कुल चलेगा। आप ग्लोबल, देखो अगर ग्लोबलाइजेशन रिमेन्स ह्यूमन अगर दो तीन जगह पे आ जाए ना, तो कुछ कुछ जगह पे इस कंक्लूजन को चेंज कर देना, एक जगह तो डाल दिया वो ठीक है। उसके बाद ये है ना, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द लैक ऑफ डेवलपमेंट और लैक ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इट हैज प्रोवाइडेड अ न्यू डायमेंशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लैक ऑफ डेवलपमेंट और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज। या फिर आप इसके साथ ये भी तो डाल सकते हो रेलेवेंस के केस में, समथिंग लाइक दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। It is these critics only which have been the basis for proposals like New International Economic Agenda, Doha Development Agenda, Climate Justice, Climate Justice जो हम Climate Compensation की बात कर रहे हैं, ultimately all these ideals they are the basis। ठीक है। वैसे यूएन पर तो मैं स्पेसिफिकली दूंगा भी, रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज अ पीस मेकर अक्रॉस द ग्लोब। इसमें जो गलती उन्होंने करी है, इन्होंने पीस को बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव में लिख लिया है, ओनली मिलिट्री और सिक्योरिटी, मिलिट्री पर्सपेक्टिव में उन्होंने लिया है। एग्जैक्टली ह्यूमन राइट्स की आप बात करोगे, आप क्लाइमेट चेंज की बात करोगे, क्योंकि देखो एक तो ये 20 मार्कर है, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीस मेकर, पीस इज अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, we are talking about food security, we are talking about human rights, idea of security is all encompassing, economic secure, हाँ। और इसके बारे में एक एग्जांपल यूएन के रिलेवेंस के रिगार्डिंग लिख लेना कि जो 1962 जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था ना, उसमें जो उस समय के यूएनएसजी थे यूथांट, ही प्लेड द की रोल एज अ मीडिएटर इन नेगोशिएटिंग बिटवीन, कौन था यूएसए में, कौन था, कैनेडी और इधर निकिटा क्रुश्चेव। उसके बाद 2005 का रैंड कॉरपोरेशन का रिपोर्ट है, दैट यूएन हैज बीन सक्सेसफुल इन 2/3 ऑफ इट्स पीस कीपिंग एफर्ट्स। रैंड, RAND, रैंड कॉरपोरेशन। और फिर 2005 का ही एक ह्यूमन सिक्योरिटी रिपोर्ट, it has said that decline in number of war, genocide,
ह्यूमन राइट्स अब्यूज पोस्ट कोल्ड वॉर, इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। ह्यूमन राइट्स, ये लिखो, वॉर्स, नंबर, डिक्लाइन इन नंबर ऑफ वॉर्स। अच्छा, सोर्स क्या है? ह्यूमन सिक्योरिटी रिपोर्ट 2005। ठीक है ना। बाकी तो है कि इसके जो फेलियर जो हैं वो वी हैव गॉट एनफ। 1971 बांग्लादेश वगैरह जेनोसाइड, वो सारे का सारा लिख दोगे। बांग्लादेश की बात आप कर लोगे, रवांडा की बात कर लोगे, युगोस्लाविया की बात कर लोगे, बॉस्निया, हाँ वही, वो तो युगोस्लाविया वाला ही कोसोवो हो गया ना। अच्छा, अब अभी हाल में नहीं, वो कोसोवो में नहीं था। कोसोवो तो वो 1999 वाला ही था, वो जो बॉम्ब किया था ना, वो दैट वाज लिबरेशन ऑफ कोसोवो। हाँ उस, हाँ बिल्कुल चलेगा। कौन कौन से बताओ। ये सब चलेगा। आप सीरिया का नाम दे सकते हो, रोहिंग्या की बात कर सकते हो। यही देखो, इसी की जगह व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रोल ऑफ डब्ल्यूएचओ, इफ यू रिमेंबर 2005 के अराउंड में आया था सार्स। एट दैट टाइम डब्ल्यूएचओ हैड वर्कड वेरी इफेक्टिवली। बिल्कुल, ये सारी चीजें हाँ, यूरोपियन रिफ्यूजी क्राइसिस। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें यह है ना, जैसे कि जो लॉन्गेस्ट पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैलेस्टाइन, ये सब सबसे पुराने हैं ना। पैलेस्टाइन, हाँ। ताइवान में असल में यूएन का कोई रोल है नहीं, उसमें ताइवान का कोई रोल नहीं है, यूएन का कोई रोल नहीं है। नहीं, वो सब में तो बाकायदा देर आर रेजोल्यूशंस। यहां तो क्या था ना कि यहां पहले ताइवान वाज द रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद फिर यूएस की पॉलिसी बदली, देन चाइना बिकेम द रिप्रेजेंटेटिव। अरे इतना देखो, इतना स्ट्रेच मत करो। आ कश्मीर में है बट हम लिखते, नॉर्मली लिखते नहीं है कश्मीर में। लेकिन पता है, कश्मीर वाला ना अक्सर क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता है, और मोस्ट जो लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, क्योंकि जो 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट है, उसमें हमने क्या कहा है, किसी भी थर्ड पार्टी का नहीं होगा, और जो नेशंस हैं वो बायलैटरली डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। तो एक बार जब आपने कह दिया बायलैटरली डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे एंड बोथ नेशंस हैव एग्रीड, फिर नेचुरली यूएन का रोल तो अपने आप खत्म हो गया। क्योंकि 1971 में वही कहा जाता है ना, वी हैड गॉट देयर 93,000 सोल्जर्स, उस समय हम कश्मीर को खाली करवा लेते। तो रादर देन दैट, क्योंकि उस समय क्या होता कि पता नहीं यूएसएसआर आपके साथ खड़ा होता या नहीं, यू नेवर नो इट। प्लस वो बहुत ही सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो सकता था। प्लस इंडिया को उस समय क्या देखा जाता, हम इतने पावरफुल नहीं थे ना, हम तो उछल रहे थे यूएसएसआर के दम पे। इंडिया को भी तो उस समय एक एक्सपेंशनिस्ट पावर देखा जाता ना। और मैं मजेदार इंसिडेंट बताता हूं, मतलब कि बीजेपी के एजेंडा में पीओके कितना हाई है कि देयर वाज अ रिपोर्ट कि जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था ना, उसके बाद अमित शाह हैड गॉन टू मीट वाजपेयी, और उन्होंने सीधा कहा था कि आपने पीओके वापस लेने का मौका हमें हाथ से जाने दिया। ही हैड सेड दैट टू वाजपेयी। पीओके उनके एजेंडा पे इतना। उसके बाद ये कब गए थे, उसी टाइम होगा 98 99 कुछ उसी टाइम पे होगा, एग्जैक्ट नहीं।
कौन सा टाइम था? बट ही हैड गॉन टू मीट वाजपेयी जी एंड ही हैड सेड दिस। नहीं वो तो है, लेकिन उस समय की मैं बात कर रहा हूं। ही हैड गॉन एंड ही हैड सेड, क्योंकि उनको पता था कि अगर इंडिया ने टेस्ट किया तो पाकिस्तान भी टेस्ट करेगा, और एक बार पाकिस्तान ने टेस्ट कर लिया फिर पीओके को वापस लेने का मौका चला जाएगा, क्योंकि आप एक न्यूक्लियर स्टेट के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ऑन द डेवलपिंग इकोनॉमीज। ये तो डायरेक्ट सीधा सवाल है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम्म, दिक्कत क्या है? रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अरे ठीक है भाई, मेरे पास सब पड़ा हुआ है, मैं मेरे को थोड़े समय दो, मैं डेफिनेटली आई विल सेंड इट। मतलब कि सिंस ट्यूसडे आई विल स्टार्ट सेंडिंग, आई विल स्टार्ट अपलोडिंग ऑन द पोर्टल, और एक एक करके सारे का सारा जो भी करंट चल रहा है ना, IRN वगैरह वगैरह, सारे का सारा मैं अपलोड कर दूंगा। मोस्टली सबका पड़ा हुआ है, वो बस है ना थोड़ी उसकी फॉर्मेटिंग बस बाकी है। आई गॉट बिजी। हाँ, इसमें इम्पैक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ऑन द डेवलपिंग इकोनॉमीज, दोनों नेचुरली है। तो देखो अगेन वी विल डिस्कस इट फ्रॉम अ व्यू पॉइंट ऑफ डिफरेंट स्कूल्स एंड डिफरेंट थिंकर्स। ठीक है, यहां पे हाँ, यहां पे प्राइमरली इट विल बी लिबरल एंड मार्क्सिस्ट दे सकते हैं बिल्कुल। तो देखो जब हम लिबरल को डिस्कस करेंगे तो ठीक है, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट समवन लाइक जगदीश भगवती एंड ऑल पॉजिटिव, उसके अलावा जो नियो लिबरल थिंकर्स हैं। बट एट द सेम टाइम मेंशंस, एक मिनट, रमेश ठाकुर वाला शायद मैंने आपको लिखवा दिया है। एक तो आपका रमेश ठाकुर है, क्योंकि इनका एक्सप्लिसिट क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट इज एज यूजुअल स्टिग्लिट्ज। So you will mention that even among liberals there is a lack of consensus. Someone like Stiglitz, what does he say? ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट में इन्होंने स्पेसिफिकली बात की है ना। देन रमेश ठाकुर इन द डार्क साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मैंने पिछली बार नहीं लिखवाया था, दे दूंगा, मेरे को मैसेज आप जाना स्टार्ट करेगा ना तो उसमें जहां जहां जो जो गैप रहेगा ना वो आप लिखकर भेजते जाओगे, मैं प्रोवाइड करता जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव गॉट मार्क्सिस्ट्स। मार्क्सिस्ट्स में एज यूजुअल वी विल टॉक अबाउट डिपेंडेंसी थियरी एंड वर्ल्ड सिस्टम थियरी। तो देखो यहां पे क्या करोगे ना कि डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट का हम सिर्फ नाम नहीं लिखेंगे, नाम लिखने के साथ इनके आइडिया को थोड़ा सा 2 से 3 लाइन में विल एक्सप्लेन इट। वर्ल्ड सिस्टम थियरी में 2 से 3 लाइन में, आफ्टर गिविंग द आइडिया वी विल ब्रीफली एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल। हाँ, लग डिफ्रेंसिएशन इन दोनों में नहीं आता है। डिफ्रेंसिएशन तो बस इतना ही है ना, सबसे बड़ी बात कि जो, हाँ देखो, एक तो इंस्ट्रूमेंट नहीं, दोनों तो स्ट्रक्चरलिस्ट ही है, दोनों स्ट्रक्चर्स की ही बात कर रहा है। ठीक है ना, वर्ल्ड सिस्टम, हाँ सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ये आपका इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आ जाएगा डिपेंडेंसी में, कि ये जो है इनका जो दे आर मेट्रोपॉलिटन बुर्जुआ के, दे आर वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन बुर्जुआ। तो ये आपका हो गया, ये आपका इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, नीचे वाला स्ट्रक्चरलिस्ट। तो वन इज द डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव, अनदर इज कि ये एक्सप्लेन कर रहे हैं अक्रॉस द होल पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी। लेकिन यहां पे क्या है ना
कि स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू ये वर्ल्ड सिस्टम थियरी में, जैसे कि आप सिर्फ ब्रिक्स की बात आप नहीं करोगे, आप साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड ब्रिक्स नेशन, इस तरीके के थ्रू दे हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन। और इन्होंने व्हाट है वर्ल्ड सिस्टम थियरी सेज, इट सेज दैट इवन दी जो आपकी जो सेमी पेरिफेरल नेशंस हैं, दे आर नॉट हेल्पिंग, रादर दे आर एक्सप्लॉइटिंग द पेरिफेरी एंड दे बिकम द कुशन। वो जो आपका जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है ना, यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन आएगा, जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, पॉल्यूटिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो वहां से विच आर रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी, वहां पे हियर इट इज एक्सेप्टेड, so this act as a cushion for them against any type of shock। तो ये दोनों मेजर मेन डिफरेंस यही है कि ये जो बोलता है कि सिर्फ इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट अ सेट ऑफ नेशंस, जो कि ठीक है ये लोग अपना बिकॉज ऑफ देयर इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दे हैव परफॉर्म्ड बेटर, दैट इज वन थिंग। But second, it also says ki how the semi-peripheral nations, they are also helping the core nations in exploiting the periphery. So this becomes another dimension। ये दोनों में प्राइमरी डिफरेंस है। ये क्या है, डिपेंडेंसी थ्योरी में कोर और पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी को इट इज टेकिंग एज अ ब्लॉक, बट ये बोलता है कि नहीं, इवन विद इन पेरिफेरी ऑल्सो देर आर सम नेशंस हु आर वेल ऑफ एंड दे आर हेल्पिंग in the exploitation। ठीक है, नेक्स्ट इज यार ये देखो, डिस्कस द की फैक्टर्स बिहाइंड इंक्रीज इन सोशल मूवमेंट्स अक्रॉस द डेवलप्ड नेशंस। ये यहां पे व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज की क्वेश्चन है डेवलप्ड नेशंस, ठीक है ना, वी आर नॉट अगेन टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग नेशंस। तो एग्जांपल्स क्या क्या हैं, बिल्कुल सही, मी टू चलेगा, येलो वेस्ट प्रोटेस्ट जो है वो चलेगा, ठीक है। तो ये ट्रकर्स प्रोटेस्ट कनाडा वाला, चलेगा। लेकिन रादर देन दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप इसे न्यू सोशल मूवमेंट्स के कंटेक्स्ट में देखो, बिकॉज दीज आर ऑल न्यू सोशल मूवमेंट्स। हाँ, यस, लैक जॉबलेसनेस, हाँ, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाँ, चैलेंजिंग एंट्रेंच्ड पैट्रियार्की, जो आप मी टू की बात कर रहे हो ना, वो है। नेक्स्ट इज क्या है, राइज ऑफ राइट, इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है ना। उसके बाद आप हंटिंगटन का जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस है ना, यू कैन ब्रिंग इन दैट एज वेल। और यहाँ पे थिंकर के लिहाज से ना, मैंने आपको बताया था ना, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट रिविजिटेड, आप उनको यहाँ पे डेफिनेटली यू कैन मेंशन दैट।
नहीं, वो ग्लोबलाइजेशन एंड डिसकंटेंट तो याद है। तो ये डिसकंटेंट में उन्होंने बताया है कि दिक्कत जो है वो डेवलपिंग वर्ल्ड में, पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में है। बट जो रिविजिटेड उनकी अगली किताब आई ना, उसमें उन्होंने कहा है कि वो जो चैलेंजेस सिर्फ इट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द डेवलपिंग सोसाइटीज बट ऑल्सो टू द डेवलप्ड सोसाइटीज ऑफ यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। स्टिग्लिट्ज, जोसेफ स्टिग्लिट्ज, मैंने लिखवाया है। तो देखो अभी दिक्कत ये पड़ेगा ना, क्योंकि एक छोटे से टॉपिक से देयर आर टू मेनी क्वेश्चन, सो नेचुरली एक सेंस ऑफ रिपीटिशन आएगा दिमाग में। लेकिन जब फुल लेंथ साथ में आने लगेगा ना, देन परहैप्स यू विल फील मोर कंफर्टेबल। और कुछ भाई चीजें सही हैं? अपन इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? गॉट इट? और पता है, और आप इसमें एक और आइडिया डाल सकते हो, सोचो। लेजिटिमेशन क्राइसिस, तो वही, हाँ, तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आपको वही है कि वी हैव टू ब्रिंग इन द आइडियाज। देखो इसे एक्सप्लेन करने के तरीके से, आप जीएस के तरीके से यू कैन ऑलवेज एक्सप्लेन इट, ये फैक्टर, वो फैक्टर, वो फैक्टर, वो फैक्टर, बट समहाउ वी हैव टू ब्रिंग इन कोर थियरीज एंड कोर थियरीज। वन डायमेंशनल मैन, हाँ, डिक्लाइन ऑफ सोशल कैपिटल, 3 पन्ने का है, जरूरत से ज्यादा थियरी और आइडिया आपके पास आ चुका है। ठीक है, इसमें से क्या कैसे सेग्रीगेट करना है, क्या कैसे अरेंज करना है, बट उसे हैफेजर्ड नहीं करना है। इफ वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग लिबरल्स, वी विल डिस्कस लिबरल्स। इफ वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग मार्क्सिस्ट, उसके साथ उसी में क्रिटिकल थियरिस्ट आपके आ जाएंगे, उसके बाद क्रिटिकल आ जाएंगे। आप फेमिनिस्ट का आर्ग्यूमेंट दोगे, ब्लैक लाइव्स, जो हम व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ये जो डेमोक्रेटिक डेफिसिट, या आप जो पब्लिक स्पेस, हैबरमास, लेजिटिमेशन क्राइसिस, उसमें हम ब्लैक लाइव्स मैटर को सीधा डाल सकते हैं। ओके, देखो असल में हैबरमास का है ना, हम्म, चले, हाँ चलेगा बिल्कुल, हाँ, नहीं वही, आप थीम वाइज चलो, इस तरीके से चलो, कुछ भी चलो, बट समहाउ यू हैव टू ब्रिंग इन थिंकर्स, यू हैव टू मेंशन देम। हाँ, जैसे कि आप जो बोल रहे थे ना, कि देखो वो जो है लेजिटिमेशन क्राइसिस, वो मार्क्सिस्ट है, लेकिन हैबरमास ही इज ऑल्सो क्रिटिकल थिंकर, क्रिटिकल मार्क्सिस्ट, वो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट नहीं है। सो दैट इज वाई व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट लेजिटिमेशन क्राइसिस, एक तो है इकोनॉमिक डोमेन, but at the same time when he talks about public reasoning, public sphere, so in the public sphere there is a relative deprivation that is being faced by the black community, तो इसके कारण है ब्लैक लाइव्स मैटर। या इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो ब्रिंग इन काउंटर पब्लिक, आइडिया ऑफ काउंटर पब्लिक, हाँ, हैना एरेंट का मेरे दिमाग में ये आ रहा था, कितनी चीजें डालोगे, डालने का, हाँ, क्लेमिंग बैक ऑफ द, हाँ, ये आप बिल्कुल डाल सकते हो। अच्छा, नैन्सी फ्रेजर के बारे में, वो काउंटर पब्लिक, हम्म, अरे अरे वही है, जैसे कि एक जो पब्लिक स्फेयर है ना, तो जो भी मार्जिनलाइज्ड या सबाल्टर्न कम्युनिटी है ना, जैसे कैसे था वो कौन सी हेजेमनी थी, एक है काउंटर हेजेमनी है ना, वही आइडिया है काउंटर पब्लिक, क्लेमिंग बैक द पब्लिक स्फेयर बाय द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, दैट इज काउंटर पब्लिक।
हाँ ये वाला ठीक है, खुद देख लो फर्क। भाई कौन बोला था 7 सप्ताह में 7 कलम चेंज करने को? किसने बोला था? अच्छा, ये ऑप्टिमाइजेशन रिवीजन में मत लगा देना कि 10 जगह से पढ़ ले रहा हूं, 10 अलग अलग चीजों से, देन आई विल सी, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है। critically examine the assumptions of world system approach. How has it helped in improving our understanding of interaction between developed and developing economies? ये तो सीधा सवाल है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बस यहाँ पे फोकस नहीं, नॉट नेसेसरली। इसमें असल में पता है गड़बड़ क्या हो गई ना, ये वाला जो है ना वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच, पता नहीं आप लोगों ने शायद डिटेल में लिखा नहीं होगा, देखो मैं, चलो डायग्राम तो ठीक है, बिल्कुल बनाएंगे। ये दी बनाया हुआ है, आप सिस्टम्स का हो गया, स्ट्रक्चरल फंक्शनल हो गया, वर्ल्ड सिस्टम हो गया, ये आप डेफिनेटली बनाओगे, बिकॉज दीज आर स्टैंडर्ड डायग्राम। एलिगरी ऑफ केव्स थोड़े ना है कि वहां पे फोटो बना के दिखा रहे हो, वो नहीं करना है, बट दीज आर स्टैंडर्ड डायग्राम्स। भाई अब क्या भूला जाए यार, मुझे नहीं लगता भैया तुमसे ज्यादा कष्ट में कोई इंसान है इस दुनिया में। देखिए ये सब तो ठीक है, पहले कम से कम थोड़ा पहले ये तो बताओगे ना कि वर्ल्ड सिस्टम्स अप्रोच आया क्यों? वर्ल्ड बिहेवियरलिस्ट तो एक रीजन था ही, उसके अलावा जो फैक्टर आपका था ना, जो आपकी डिपेंडेंसी थियरी थी, यू सेड कि अल्टीमेटली कोई फायदा होना नहीं है पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज को, क्योंकि दे आर कंटिन्यूअसली बीइंग एक्सप्लॉयटेड। बट द क्वेश्चन वाज कि वी लुक एट द एशियन टाइगर्स, क्योंकि उस समय तक इंडिया और ब्रिक्स वगैरह का सच नाम था नहीं। हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? इफ यू से that by integrating with the global economy, post-colonial societies cannot develop. Ultimately, they have been exploited. Why? Because they are the rulers are the agents of metropolitan bourgeois. So the question emerged कि then how did the Asian tigers develop? Yes. हाँ देखो वर्ल्ड सिस्टम थियरी वो उसके ऊपर, लेकिन जो मेजरली इसके ऊपर काम हुआ ना, सबसे पहले डिपेंडेंस, इफ यू लुक एट इट प्राइमरली इवन अप टू 1960s 1970s, उस समय तक प्राइमरली वही यही था। इसे क्या कहते हैं? डिपेंडेंसी थियरी। क्योंकि इवन इफ यू लुक एट 1960s देयर वाज नो रीजन फॉर ब्रिंगिंग इन वर्ल्ड सिस्टम थियरी, बिकॉज उस समय तक ऐसे नेशंस थे ही नहीं। क्या देख, नहीं देखो एजी, नहीं एजी फ्रैंक का 1960 1970s के अराउंड की स्टडी है। और अगर आप समीर अमीन की बात करो ना, तो समीर अमीन में आपका सीधे का सीधा चेंज दिखेगा। इनिशियली ही हैज वर्कड ऑन डिपेंडेंसी थियरी एंड लेटर ऑन ही हैज वर्कड ऑन वर्ल्ड सिस्टम थियरी। तो वर्ल्ड सिस्टम थियरी जो है ना वो इसी कंटेक्स्ट में आया था, बिकॉज व्हेन यू थिंक अबाउट इट, व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर अ न्यू थियरी? सेमी पेरिफेरी का कॉन्सेप्ट लाना ही क्यों था? क्योंकि अगर आप डिपेंडेंसी की बात करो ना, तो वो तो 1940s 1950s से बात होने लगी थी अबाउट डिपेंडेंसी थियरी। बट प्राइमरीली जो मैंने सबसे पहले आपसे बात की ना, वॉशिंगटन कंसेंसस के पहले वाला, लैटिन अमेरिका, एंड दे टुक द लोन फ्रॉम institutions, global institutions for their economic development,
बट वो जो डेवलपमेंट देख रहे थे वो डेवलपमेंट हुआ नहीं। देन वी सी की एजी फ्रैंक ने का स्टडी ही लैटिन अमेरिकन सोसाइटी के ऊपर है। देन दे एक्सप्लेन्ड एंड दे सेड कि डेवलपमेंट हो नहीं रख सकता, और उसी के बेसिस पर एजी फ्रैंक के और डिपेंडेंसी स्कूल के बेसिस पर ही एनआईईओ का आया था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। एंड इतना तो पक्का है ना कि वर्ल्ड सिस्टम थियरी, सॉरी, डिपेंडेंसी थियरी के बाद आया है वर्ल्ड सिस्टम थियरी या वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच। क्योंकि अरे खुद देखो, वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच देखो बिहेवियरलिज्म के तो बाद आया, इतना तो मानते हो। बिहेवियरलिज्म आया 1950 1960 में। तो खुद देखो, नेचुरली जब आप थियरी को भी देख रहे हो ना, तो थियरी इट इटसेल्फ सेज यू कि किसके बाद क्या आएगा। बिकॉज अगर वर्ल्ड सिस्टम थियरी ऑलरेडी था, क्योंकि कोर पेरीफेरी तो डिपेंडेंसी में पड़ा हुआ था, तो अगर कोर पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी था तो बैक जाने की जरूरत क्या थी कि पहले वी आर टॉकिंग अबाउट कोर पेरीफेरी एंड सेमी पेरीफेरी एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट कोर एंड पेरीफेरी। ठीक है ना। इसी के कारण आया वर्ल्ड सिस्टम थियरी कि एशियन टाइगर्स, उस समय तक ब्रिक्स के बारे में तो हम अब बात कर रहे हैं ना, उस समय तक इट वर एशियन टाइगर्स। आप साउथ कोरिया की बात करो, देन यू आर टॉकिंग अबाउट सिंगापुर, थाईलैंड, जापान तो उसके पहले डेवलप हो रखा है। और जापान को हमने पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी माना भी नहीं है। हाँ, वो तो खुद एक कॉलोनाइजर था। ठीक है ना। उसके अलावा थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो इस कंटेक्स्ट में आया था वर्ल्ड सिस्टम थियरी, बिकॉज डिपेंडेंसी थियरी जो थी इसके लिमिटेशंस थे। इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ दीज एशियन टाइगर्स, हाउ दीज नेशंस डेवलप्ड। ठीक है। तो उसी को हम एक्सट्रापोलेट करके ब्रिक्स नेशंस के कंटेक्स्ट में, या फिर जो कहते हैं ना इमर्जिंग इकोनॉमीज, न्यू इमर्जिंग इकोनॉमीज, इसका जो कंसेप्ट है। ठीक है। वैसे आपने कहा है तो मैं एक बार फिर से रिवेरीफाई करूंगा, क्योंकि अगर आपने कहीं से पढ़ा है, नहीं क्योंकि इवन वी इफ वी लुक एट इट लॉजिकली, हाँ इट कंप्लीटली मेक सेंस। हाँ, क्योंकि समीर अमीन को जब आप देखोगे ना, समीर अमीन को आप देखोगे कि व्हाट इज हिज आइडियाज, द थियरीज दैट ही हैज, इनिशियली इट वाज डिपेंडेंसी थियरी एंड देन ही हैज वर्कड ऑन वर्ल्ड सिस्टम थियरी। ठीक है। तो हमें वही करना है। देखो जैसे कल वो मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि सर 20 मार्कर में दिक्कत हो जा रही है। तो बात है ना कि आप लोग 20 मार्कर को 10 मार्कर की तरह अप्रोच करने की कोशिश करते हो, तो इट्स नेचुरल कि 2 पन्ने के बाद तो कंटेंट खत्म होना ही होना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड देन वी हैव टू गिव अ कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट जो है ना, और कंटेक्स्ट के बाद हम आएंगे कि ठीक है वो थियरी क्या है। वी विल टॉक अबाउट दी एजम्पशंस, इसके क्या क्या है। ठीक है। अरे एजम्पशंस मतलब इसी के बीच में ये थियरी क्या क्या कहती है, व्हाट डज इट से। ये बस एक कहने का तरीका है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेमी पेरीफेरी एंड हाउ डज द सेमी पेरीफेरी हेल्प इन एक्सटेंडिंग द exploitation of global south or periphery nations by the global capitalism। बस यही है इसके assumption। ठीक है। नेक्स्ट कम्स हाउ हैज इट हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो आप इसमें लिखोगे हाँ। तो ठीक है, लेकिन इतना हुआ, लेकिन बाद में हम क्रिटिसिज्म में भी जाएंगे। ठीक है। हाँ ठीक है।
लेकिन बात है ना कि अगेन इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन क्या है। अगर सपोज करो कि क्वेश्चन 10 मार्कर रहता ना, या फिर एनालाइज या क्रिटिकली एनालाइज वर्ल्ड सिस्टम थियरी, तो ठीक है, आपने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का डेफिनेशन दिया, उसके बाद अपने डायग्राम बना दिया, उसके बाद इसका रेलेवेंस क्रिटिसिज्म पे चले गए। बट पॉइंट इज इट इज ए 20 मार्कर। इसलिए ऐसे, क्योंकि आप जहां भी देख रहे हो ना, उस रेलेवेंस में, आप उस कंटेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा। जब ये क्वेश्चन का कोर है ना, इस कारण मैं आपको कह रहा हूं कि डायग्राम अगर है ना तो थोड़ा सा उसको ब्रीफली, और जहां तक अपना डायग्राम आप एक बार दिखाना मुझे। हाँ, इसका तरीका तो वही है यार, तरीके में कुछ नया थोड़े ना हमें डालना है। क्रिटिसिज्म देखूं एक बार मैं। चेज़ ठीक है, नियो मार्क्सिस्ट लाइक कॉक्स। अरे इसका ऐसे में लास्ट में बहुत सिंपल, जिस तरह से हमने किसके इसके ऊपर कौन सा है, जो मार्क्सिस्ट अप्रोच में जैसे हमने कंक्लूड किया था ना, उसी तरीके से वी कैन ऑलवेज कंक्लूड। या फिर इतने पे भी आप रहने दोगे ना, डिपेंडिंग ऑन कि बहुत ज्यादा ये अगर आपके पास समय नहीं है ना, तो वो वही है कि बिकॉज इट हैज एक्चुअली हेल्प्ड अस इन इम्प्रूविंग आवर अंडरस्टैंडिंग और फंक्शनिंग ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। कुछ इस तरह से करके, सिंपली 1 और 2 लाइनर, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो तो क्रिटिसिज्म में ही आ गया ना। और हाँ, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म, ये देखो, डू यू अग्री दैट नॉन स्टेट एक्टर्स हैव चैलेंज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड स्टेज? हम्म, देखो इसमें उन्होंने क्या किया था ना कि पूरे का पूरा डिस्कशन ग्लोबलाइजेशन पर लेकर चले गए थे। ग्लोबलाइजेशन इसका एक डायमेंशन है, और वो भी हाउ वी आर प्रेजेंटिंग आर आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना? देखो, देखो पॉइंट इसकी नॉन स्टेट एक्टर में वो एक डायमेंशन डेफिनेटली है, बट एट द सेम टाइम नॉन स्टेट एक्टर में आप इसे डिवाइड कर दो। एक तो आपका एनजीओज हो गए, टीएनसीज हो गए, एंड समवन लाइक नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक टेररिस्ट। हाँ, ट्रांसनेशनल एथनिक मूवमेंट्स। ठीक है, तो उस तरीके से, एंड प्लस बात यह है कि नॉट जस्ट रियलिस्ट, आप लिबरल के पर्सपेक्टिव से भी कर सकते हो, मार्क्सिस्ट पे भी जा सकते हो। उसके अलावा जो स्टेट सेंट्रिक जो आइडियाज है ना, दैट नो अल्टीमेटली दीज आर ऑल स्टेट लेड, ग्लोबलिस्ट का भी आप आर्ग्यूमेंट्स ला सकते हो। यू कैन गिव इन द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट, और इनफैक्ट बेस्ट वही है, उन्हीं के साथ अपन कंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि देखो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट जो है ना, वो सबसे बैलेंस, दे गिव अस द मोस्ट बैलेंस्ड व्यू, that ultimately it is transform, the relation is transforming. It is not that the market or all the non-state actors they have taken over, or it is that the state is at the lead। इसीलिए वो, हाँ, क्योंकि जब हम लिबरल पर्सपेक्टिव में जा रहे हैं ना, तो लिबरल पर्सपेक्टिव में जब वो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की बात, उसका टूल्स क्या बनाता है? देखो, आप देखो, हाँ,
देखो आप देखो बात, आपको क्या लगता है वो थियरी बस ये प्रूफ करने के लिए था वेदर अ सोसाइटी इज मॉडर्न और नॉट? पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का पर्पस क्या था कि नाउ सिंस दी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज दे आर इंडिपेंडेंट नाउ, अब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके एलीट के ऊपर है टू डेवलप दी सोसाइटीज एंड हाउ दे कैन डेवलप